गुड इवनिंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के बजट की बात करेंगे इस वीडियो में। दो पार्ट्स में हम इस बजट को डिस्कस करेंगे। 2021-22 का ये बजट होगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं एनएस एजुकेशन में स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके। साथ ही अगर आप एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। अभी कूपन कोड 300 चल रहा है जिसमें आपको 400 टोटल डिस्काउंट इसके अंदर मिलेगा। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज पर भी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 150 ऑफ इसके अंदर मिल जाएगा फ्लैट 100 कूपन के साथ। साथ ही मास्टर वीडियोस अगर आप सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं मंथली, जिसमें हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो ये भी अगर आप चाहें तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में सब मिलेंगे आपको। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं पीएससी के, मध्य प्रदेश पीएससी, बिहार, राजस्थान, यूपीपीसीएस, सब प्रीवियस पेपर्स इसके अंदर मिलेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की जीके और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी है। बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। साथ ही ई बुक्स अगर आप हमारी लेना चाहें तो ई बुक्स ले सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी पीडीएफ्स की करंट अफेयर्स की जो लिंक है वो मिल जाएंगी। ठीक है, ये कुछ और ई बुक्स भी अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, आप ये चीज़ समझें कि जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री के द्वारा ये पूरा बजट भाषण दिया गया है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो एक तो यही याद रखनी है कि बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरी चीज़ जो है वो है वर्ष 2021-22 का ये वित्तीय बजट है। ठीक है, और बजट में हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एक डेट और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि 2 मार्च 2021 को प्रस्तुत किया गया है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा। यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। देखिए, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, दूसरा, अगर आप व्यापम के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जैसे बजट में सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें कौन कौन सी योजनाएं जो हैं, जो प्रमुख योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका वित्तीय बजट क्या रहा है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि पर्टिकुलर इस योजना के लिए कितना सरकार खर्च कर चुकी है या फिर कितना खर्च करने का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। योजनाएं जो हैं वो कौन कौन सी लॉन्च होने वाली हैं, मध्य प्रदेश सरकार का आगे का जो विज़न है वो क्या है, लक्ष्य क्या है, वो सारी चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलने वाली हैं। और मध्य प्रदेश ने जो बजट प्रस्तुत किया है, हम सीधे टू द पॉइंट उसी पे ही, हम जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने इसका प्रिंट ले रखा है, हम वो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम वही इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे पूरा करीब 46 पेज का बजट है, 45-46 पेज का है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। मैं ज़्यादा लंबे समय तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हम 2 पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। एक पार्ट मैं आपको आज दे रहा हूँ, एक पार्ट डेफिनेटली मैं आपको कल दे दूंगा। और दूसरी चीज़, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। चलिए स्टार्ट करें। पहला जो है आपका कोविड नियंत्रण। देखिए, आपको पता है कि सरकार जैसे ही बदली मार्च 2020 में, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, वैसे ही आपका कोविड जो है, ये कोविड-19 का जो दौर है वो चल रहा था। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनमें सरकार ने काफ़ी वित्तीय जो उनका बजट था वो खाली था, उसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे अगर हम इन योजनाओं की बात करें, फसल बीमा की राशि का भुगतान किया गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया, किसान कल्याण योजना का लाभ दिया गया। तो इन पे कुल मिलाकर कोविड-19 के दौरान, ध्यान रखिए, कोविड-19 के दौरान इन सब योजनाओं के लिए करीब 86,000 करोड़ रुपए से अधिक का हित लाभ जो है वो दिया गया। इसके साथ साथ ये तो सिर्फ किसानों के लिए है, ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं, ये सारी किसानों के लिए स्कीम्स हैं। इसके अलावा समाज के अन्य वर्ग के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च करा गया, करीब 32,000 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कोविड-19 के दौरान कितना पैसा खर्च करा गया वो है आपका 1,18,000 करोड़। ठीक है, ये इतने हित लाभ जो हैं वो मध्य प्रदेश की जनता को दिए गए हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो कोई भी हो। जैसे तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, इनको भी राशि का भुगतान किया गया, छात्रवृत्ति का भुगतान भी किया गया। 100 सहायता समूहों को 4% ब्याज पर ऋण दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कितना प्रतिशत ब्याज, 4% ब्याज। ठीक है, प्रवासी मजदूर सहायता योजना भी लॉन्च करी गई थी। इसके साथ साथ प्रवासी श्रमिक जो आए थे उनका आवागमन प्रबंधन भी किया गया था, उनको 1,000 रुपये भी दिए गए थे। ये सारी चीज़ों में कुल मिला के जो खर्चा किया गया सरकार के द्वारा वो है 1,18,000
करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का एक रिकॉर्ड जो है, लक्ष्य जो है वो बनाया है। ठीक है, एक लक्ष्य बनाया गया है और ये कब तक 2024-25 तक के लिए लक्ष्य बनाया गया है। इसमें अभी हाल ही में मैंने करंट में भी आपको पढ़ाया था कि 2024-25 तक $5 ट्रिलियन तक ये जो लक्ष्य है ये पहुंचाने का लक्ष्य है। कब तक? 2024-25 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य पहुंचाया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने जो लक्ष्य बनाया है वो बनाया है 2021-22 में प्रदेश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 10 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंचाने का विश्वास है। मतलब ये लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 10 ट्रिलियन रुपए हैं यहाँ पर और ये $5 ट्रिलियन है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये एक लक्ष्य बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आत्मनिर्भर पैकेज एक जो दिया गया था और गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री के द्वारा ये लागू की गई थी। इनके अलावा एक और जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसके 1% की अतिरिक्त ऋण सीमा प्रदान की थी। आपको मैंने ये बताया था कि केंद्र सरकार के द्वारा 4 जो सुधार हैं वो राज्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो 1% की अतिरिक्त ऋण सीमा उनको दी जाएगी। इन 4 सुधारों की अगर बात करें तो इसमें एक था एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, व्यावसायिक प्रक्रिया का सरलीकरण, नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार और ऊर्जा क्षेत्र में निर्धारित सुधार। ये 4 लक्ष्य जो हैं वो दिए गए थे। ठीक है, और उन्हें प्रत्येक सुधार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि राज्य की जो स्टेट की जीडीपी होती है, ठीक है, स्टेट की जीडीपी जो होती है उसमें 0.25% अतिरिक्त ऋण प्राप्त होगा। यानी कि 4 सुधार अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो टोटल 1% की जो राशि है वो उनको अलग से दी जाएगी। ठीक है, तो राज्य सरकार अगर इनको पूरा करती है तो इसके लिए अतिरिक्त पूंजी कार्यों के लिए करीब 660 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता का प्रावधान मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के द्वारा 3 सुधार दिसंबर 2020 तक लागू किए गए थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि मध्य प्रदेश के अलावा केवल एक राज्य था आंध्र प्रदेश जिसने ये सुधार जो है वो लागू किए थे। दूसरे नंबर पर इसमें मध्य प्रदेश था, पहले नंबर पर इसमें था आंध्र प्रदेश जिसने सुधार लागू किए, दूसरे नंबर पर था मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर था आपका मणिपुर। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के बाद हुआ है। इसके अलावा मणिपुर चौथे नंबर पर था, तेलंगाना तीसरे नंबर पर था। ठीक है, इसके अलावा 5वें नंबर पर राजस्थान था, इसके अलावा फिर 6वें नंबर पर था गोवा। लेकिन दिसंबर 2020 तक केवल 2 राज्य थे जिन्होंने ये लक्ष्य को प्राप्त किया था। 3 सुधार जो हैं वो लागू कर दिए गए थे। ठीक है, तो कुल मिला के केंद्रीय सहायता में पुनः 660 करोड़ रुपए स्वीकृत इनके लिए किए गए थे। और पूरा अगर हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए करीब 19,353 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, कुल मिलाकर विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के लिए मध्य प्रदेश ने कुल 1,320 करोड़ के ऋण की स्वीकृति प्राप्त करी है। ठीक है, और टोटल अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए लगभग 19,353 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन का प्रावधान जो है वो किया गया। आगे बात करें हम अगर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 4 स्तंभ जो हैं वो बनाए गए हैं। इनमें एक स्तंभ है आपका भौतिक अधोसंरचना, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, रोजगार और सुशासन। ये 4 जो हैं वो ये स्तंभ बनाए गए हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए। और इनमें सभी क्षेत्रों में समय सीमा में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को आउटकम, आउटपुट, गतिविधि और उप गतिविधियों में इनको वर्गीकृत भी किया गया है। ठीक है, एक और चीज़ है, मध्य प्रदेश के अंदर एक आत्मनिर्भर पोर्टल का निर्माण भी किया गया है इन सभी चीज़ों का नियमित अनुश्रवण और समीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर पोर्टल का निर्माण जो है वो किया है। आगे आते हैं हम भौतिक संरचना के अंदर। तो देखिए, भौतिक संरचना के अंदर जो आपका जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, या ब्रिजेस जो हैं वो बनाए जाते हैं, वो सारे इसी के अंदर
आएंगे। और इस वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो इस वित्तीय वर्ष के बजट प्रस्तावों में लगभग 2441 किलोमीटर के नवीन सड़क कार्य और 65 नवीन पुल सम्मिलित हैं। यानी कि 2441 किलोमीटर सड़कों का निर्माण मध्य प्रदेश के अंदर इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा 2021-22 में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपका सिर्फ MPPSC के लिए नहीं है, हर एक एग्जाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ उस चीज़ को आप नोट डाउन करते जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। 65 नए पुलों का निर्माण जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। इसके साथ साथ रेलवे क्रॉसिंग पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको कम करना, यातायात को सुगम बनाना, ये मध्य प्रदेश सरकार की एक प्राथमिकता है, जिसके अंतर्गत 3 वर्षों में 1 लाख TVU यानी कि ट्रेन व्हीकल यूनिट से अधिक यातायात वाले समस्त रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने का लक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। और इनमें कुल मिलाकर 105 रेलवे ओवरब्रिज जो हैं वो सम्मिलित हैं। ये आपका आत्मनिर्भर भारत का जो पहला जो लक्ष्य है वो इसके अंतर्गत रखा गया है। दूसरी अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि अटल प्रोग्रेस वे जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है, जो बनाया जा रहा है। शुरुआत इसकी जो कार्यवाही की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जो चंबल एक्सप्रेस वे है उसको अटल प्रोग्रेस वे के नाम से अब जाना जा रहा है। इसके साथ साथ नर्मदा एक्सप्रेस वे का निर्माण भी पूरा एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी कि DPR जो है वो इसके लिए तैयार की जा रही है, की जा चुकी है। और इन दोनों के नवीन औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के प्रारंभ होने से इन अंचलों के नागरिकों को स्थानीय रूप से रोजगार और व्यवसाय के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। क्योंकि ये अकेला प्रोग्रेस वे नहीं बनाया जा रहा है, इसके आसपास इंडस्ट्रीज भी डेवलप की जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। और इसके लिए लोक निर्माण विभाग जो है उसने वर्ष 2020-21 का जो बजट अनुमान है 6,886 करोड़ रुपए का था। ठीक है, 2020-21 का, इसको 475 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2021-22 के लिए 7,341 करोड़ का प्रावधान जो है वो उसके लिए कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि ये जो टोटल जो बजट है लोक निर्माण विभाग के लिए वो कितना है, वो है आपका 7,341 करोड़। कब के लिए? 2021-22 के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का जो रकबा है उसको बढ़ाने की दिशा में भी ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, वो आगे भी किए जाएंगे। अगर हम बात करें तो सिंचाई के क्षेत्रफल को निरंतर बढ़ाते हुए आगामी वर्षों में 65 लाख हेक्टेयर तक किए जाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। बजट प्रस्तावों में 1,27,000 हेक्टेयर की 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वो सम्मिलित हैं। ध्यान रखिएगा कितनी हैं? 164 हैं, जिनको इस बार इन पे काम किसी न किसी प्रकार से किया जाना प्रस्तावित है। और ये कितने की हैं? 1,27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आपकी ये हैं। इसीलिए जल संसाधन विभाग के लिए वर्ष 2021 का जो बजट है वो अनुमान 6,064 करोड़ का था, इसको बढ़ाकर 6,436 करोड़ का प्रावधान जो है 21-22 के लिए किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको, ये बजट का जो प्रावधान है किस विभाग को कितना दिया जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। ये लिख लीजिए कि बजट प्रस्ताव में 1,27,000 हेक्टेयर की 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएं जो हैं वो सम्मिलित हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है, उसको वित्तीय रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 300 करोड़ अंश पूंजी के रूप में भी प्रदाय किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए जो बजट है वो बढ़ाया गया है और ये पहले था 2,413 करोड़, पिछले वित्तीय वर्ष में ये बढ़ा के किया गया है 3,680 करोड़ का प्रावधान। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। जल क्रांति एक तरीके से लाई जा रही है, जैसे जल जीवन मिशन, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जल जीवन मिशन पे कितना काम जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर अभी हम बात करें, देखिए ग्रामीण जल जीवन मिशन जो है अभी चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत करीब 5,000 करोड़ लागत की लगभग 9,800 एकल ग्राम नल जल योजनाएं तथा 6,128 करोड़ लागत की 4,428 ग्रामों के लिए 11 समूह नल जल योजनाएं स्वीकृत करी गई हैं। और इन योजनाओं से वर्ष 2020-21 में 26 लाख तथा वर्ष 21-22 में लगभग 33 लाख घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये लक्ष्य याद रखिएगा, ठीक है। ठीक 2023 तक इसको पूरे तरीके से कंप्लीट करना है,
ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल की सुविधाओं के विस्तार के लिए जल जीवन मिशन शहरी भी प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि शहरों में भी जल जीवन मिशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया जाएगा। ग्रामीण शहरी जल जीवन मिशन के लिए जो बजट है वो रखा गया है 5,962 करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए ये बजट है। आगे अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2020 में स्कूल और आंगनबाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदान करने के लिए 100 दिवसीय अभियान एक चलाया गया था। इस अभियान के तहत अब तक करीब 15,700 से अधिक जो शालाएं हैं और 8,300 से अधिक आंगनबाड़ियों में नल से जल उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला सेक्टर है वो है इसमें विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए इसको। प्रदेश में विद्युत उपलब्ध क्षमता 21,361 मेगावाट हो गई है। 21,361 मेगावाट विद्युत क्षमता जो है ये हो गई है और 31 दिसंबर 2020 को इतिहास में सर्वाधिक 15,425 मेगावाट की शीर्ष मांग की पूर्ति मध्य प्रदेश में की गई थी, जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है। एक समय जब हमसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, हमारे पास बिजली नहीं थी, घरों में लाइट नहीं थी, और आज हम दूसरों को बिजली दे रहे हैं। आज दिल्ली मेट्रो भी है, वो हमारी सौर ऊर्जा से चल रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है वो राज्य सरकार का ये है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे बात करें तो काफ़ी काम हुआ है। अगर हम रोड्स पे बात करें तो काफ़ी काम मध्य प्रदेश में हुआ है कुछ सालों में, पिछले 15 से 20 सालों के अंदर। आगे अगर हम बात करते हैं ऊर्जा विभाग की जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे अगर हम बात करें उप पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण या स्मार्ट मीटर जो है वो लगाए गए हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि किस जिले में सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाया गया था। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। उनके लिए वित्तीय वर्ष 21-22 में कुल 5,728 करोड़ का निवेश का कार्यक्रम, यानी इतना लक्ष्य जो है वो रखा गया है कि इतना यहाँ पर हमें खर्च करना है। फिर आते हैं हम नवीन और नवकरणीय ऊर्जा पर। तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना पूर्ण क्षमता से इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया है। 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा की क्षमता जो है वो इसकी है। 250 की 3 यूनिट इसके अंदर कार्य करती हैं और इस उत्पादित ऊर्जा का उपयोग दिल्ली मेट्रो के संचालन में भी किया जा रहा है। इसके अलावा नीमच, शाजापुर और आगर, छतरपुर, मुरैना, इन जिलों में करीब 4,500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किए जाने की योजना है। इन पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त तो ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट की विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। यानी कि 600 मेगावाट का विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओमकारेश्वर में लगाया जा रहा है। कहाँ पर? नर्मदा रिवर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो पूंजीगत कार्यों के लिए 2021-22 में 44,152 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अब हम आ गए हैं 21वीं सदी में। 21वीं सदी में वो स्कूल नहीं हैं जहाँ पर कन्वेंशनल तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब बहुत ज़रूरी है कि हम डिजिटल एजुकेशन की तरफ हमारे लिए आना बहुत ज़रूरी है। और हमारे इस बार जो कोरोना जो वायरस फैला था उसके लिए अगर हम देखें तो ये बहुत ज़रूरी भी है। इस प्रकार की कोई एपिडेमिक आती है अगर, तो उसके लिए भी तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए स्मार्ट क्लासेस हैं या डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मध्य प्रदेश सरकार भी करना चाहती है और इसके लिए प्रावधान जो है वो किया गया है। एक और इन सब चीज़ों के लिए सीएम राइज योजना का संचालन मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। सीएम राइज योजना अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था। इस योजना के अंतर्गत 9,200 विद्यालयों को, कितने? 9,292 स्कूल्स जो हैं उनको सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। यानी कि प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर की परिधि में, ठीक है, प्रत्येक बसाहट की 15 किलोमीटर की परिधि, 15 किलोमीटर की परिधि में, 15 किलोमीटर की रेंज में एक विद्यालय ऐसा बनाया जाएगा, सीएम राइज स्कूल बनाया जाएगा। और इसमें इसके प्रथम चरण में, ये ध्यान रखिए, सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में 350 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 1,500 करोड़ का प्रावधान इसके लिए
किया गया है। ठीक है, साथ ही शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 21-22 में 24,200 पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्तियां भी की जाएंगी। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो ये वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टार्स योजना या स्टार्स जो प्रोजेक्ट आया था, उसके अंतर्गत हमने भी इसके बारे में भी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, इस योजना के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना में राज्य स्तर पर असेसमेंट सेल की स्थापना की जाएगी। स्कूल नेतृत्व प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे। शैक्षिक प्रबंधन एवं स्कूल टू वर्क के कार्यक्रम जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं आरंभ किए जाएंगे, और इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 26 करोड़ के बजट का प्रावधान जो है वो रखा गया है। साथ ही जो मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंदौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो आपका गांधीनगर इंदौर में है, इसमें स्रोत शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु मध्य प्रदेश में कार्य कर सकें। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है विद्युतीकरण की। जो ग्रामीण विद्यालय हैं उनका 100% विद्युतीकरण आगामी 3 वर्षों में मिशन मोड में पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और है फर्नीचर प्रदाय के लिए, विद्युतीकरण के लिए या विद्यालयों की संधारण के लिए ये 319 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 3 वर्षों में मिशन मोड में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। साथ ही स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स के बारे में भी आपको याद रखना है कि कितना प्रावधान इस योजना के लिए मध्य प्रदेश के बजट में इस बार किया गया है। अब हम आते हैं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। तो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। इनमें से एक बात करें हम, कन्या साक्षरता योजना है, आदिवासी बालिका विज्ञान योजना है, विद्यार्थी कल्याण योजना है, सैनिक स्कूल में प्रवेश, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, सिविल सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग आदि, मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी चल रही हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि 33 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में सुसज्जित कंप्यूटर लैब तैयार किए गए हैं। ठीक है, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान हो सके। इसके साथ साथ 24 कन्या परिसरों और 4 गुरुकुलम आवासीय विद्यालयों का एकलव्य विद्यालयों में अपग्रेड किया गया है और इनकी CBSE बोर्ड से संबद्धता की जाएगी। यानी CBSE बोर्ड के माध्यम से इनका सिलेबस जो है वो मतलब रहेगा, मतलब एफिलिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं की शिक्षा सुलभ करने के उद्देश्य से उनके घर से विद्यालय तक परिवहन व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाना प्रस्तावित है। तो ये आपका एक मध्य प्रदेश का करंट अफेयर बन जाता है यहाँ पर हर एग्जाम के लिए। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं की शिक्षा सुलभ करने के उद्देश्य से, मतलब किस क्लास के बच्चों के लिए, 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए उनके घर से विद्यालय तक परिवहन व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की जाएगी। कहाँ से की जाएगी? ये की जाएगी आगामी सत्र में विकास खंड आठनेर जिला बैतूल से, पाली जिला उमरिया, बिरसा जिला बालाघाट, झाबुआ जिला झाबुआ, धर्मपुरी जिला धार। ये इतनी जगह से, कितनी जगह से हो गई आपकी? एक बैतूल, दूसरी होगी आपकी उमरिया, तीसरी होगी आपकी बालाघाट, चौथा हो गया आपका झाबुआ और 5वां हो गया आपका धार। यानी कि 5 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को लेके आया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है अपने को। कौन कौन अभी वीडियो में अभी देख रहा है, चलिए कमेंट करके बताएं, जरूर कमेंट करके बताएं कि अभी कौन लाइव है वीडियो में। देखिए, ऐसे जिले जिनमें बैगा, सहरिया, भारिया जनजाति समूह निवासरत हैं, यानी कि ये मध्य प्रदेश की जो अति पिछड़ी जनजातियां हैं वो हैं, इनकी 38 आश्रम शालाओं में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, ये भी चीज आपकी इस बजट में प्रस्तावित है। इसके साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों की जो बालिकाएं हैं उनको उच्च स्तरीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 65 आवासीय कन्या शिक्षा परिसरों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 22 के भवनों का निर्माण हो चुका है। बाकी जो 43 भवन है उनका निर्माण शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही 15 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन, 8 क्रीड़ा परिसर,
4 गुरुकुलम विद्यालय, 20 संयुक्त छात्रावास भवन, 202 अन्य छात्रावास भवन। ये मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 15 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन, मतलब ये भवन बनाए जा चुके हैं। 65 आवासीय कन्या शिक्षा परिसरों को स्वीकृति दी जा चुकी है। ठीक है, आगे ये तो हो गया आपका जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अगर हम बात करें तो इनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मतलब बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। आगे बात करें पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं जो मतलब तीनों के लिए लगभग कॉमन है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना, रोजगार प्रशिक्षण इनके लिए चलाया जा रहा है। संघ लोक सेवा, राज्य सेवा, लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रोत्साहन योजना इनके लिए मानी सिविल सर्विसेज वही है, सेम योजना है जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से चलाई जा रही है। विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 51 ऐसी जातियां हैं जिनको घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और विमुक्त की श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिए, इनके लिए भी बजट में प्रस्ताव किया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पर। तो उच्च शिक्षा को सुलभ, गुणवत्तामूलक और रोजगार उन्मुखी बनाना सरकार का उद्देश्य है। सबके लिए मिले, गुणवत्तापूर्ण हो और रोजगार उन्मुखी हो, यानी कि जैसे बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, इनमें से एक इंजीनियरिंग सेक्टर ऐसा है। इस इंजीनियरिंग सेक्टर को सरकारों के द्वारा पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया क्योंकि गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए, हालांकि बहुत रीजन है, केवल एक रीजन नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो गुणवत्ता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन सब चीज़ों में होती है। सरकार का ये भी लक्ष्य है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को नेक मूल्यांकन में श्रेष्ठ ग्रेड प्राप्त हो सके। चलिए कमेंट करके बताएं, मध्य प्रदेश की पहली कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको नेक सर्टिफिकेट मिला है, ये कमेंट करके आपको बताना है। अब देखिए, शासकीय महाविद्यालय जो हैं उनमें अधोसंरचना के उन्नयन हेतु 879 करोड़ का प्रावधान 879 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपको पता होगा खगोल विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु उज्जैन में क्षेत्रीय विज्ञान उप केंद्र कार्य कर रहा है ऑलरेडी। इसके अलावा जबलपुर में नया क्षेत्रीय विज्ञान उप केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स में, इसलिए हम ज़्यादा इनमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा और संबद्ध क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए 2021-22 में 40,958 करोड़ का प्रावधान जो है वो रखा गया है। ठीक है, अब खेल युवा कल्याण पे आते हैं हम। खेल युवा कल्याण के लिए वर्ष 2022 के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश को दी जाने के संबंध में भारत सरकार की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश के अंदर होगा। कहाँ पर होगा? इसमें अभी मतलब सैद्धांतिक सहमति जो है वो प्राप्त हो गई। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो भोपाल में शूटिंग, रोइंग तथा ग्वालियर में हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई। ठीक है, ये किसके लिए दिया गया है? खेलो इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, भोपाल में शूटिंग और रोइंग और ग्वालियर में हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में 18 खेलों के लिए खेल अकादमियां भी संचालित हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है अपने को। और खिलाड़ी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक अर्जित कर देश और प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर ही रहे। इसके अलावा टोक्यो में जो 2020 में होना था, हालांकि पोस्टपोन्ड हो गया, ये 2021 में होगा अब। तो जो ओलंपिक गेम्स है उसके लिए 2 खिलाड़ियों का चयन करा गया है। दो खिलाड़ी कौन है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह और चिंकी यादव। ये 2 नाम भी आपको याद रखना है। और खेल अकादमी जो राज्य की उनमें उनके करीब 25 खिलाड़ी जो हैं वो ओलंपिक क्वालिफायर कैंप में शामिल जो हैं हो गए। अब हम बात करते हैं कुपोषण की, जो एक माल न्यूट्रिशन एक इतना बड़ा जो मुद्दा है सरकार के लिए, जिस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सरकारें काम कर भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। और कुपोषण के निदान के लिए राज्य जो है वो पोषण नीति तैयार की जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना को पूरा करेगा। ठीक है, इसी के लिए राज्य पोषण नीति तैयारी की जा रही है।
ठीक है, ये ध्यान रखिए। अभी हमने पोषण मटका के बारे में भी डिस्कस किया था। एक खाद्य सहयोग जो है वो सबसे लिया जाएगा, जो सक्षम है वो इस पोषण मटका, हर आंगनवाड़ी के बाहर एक पोषण मटका रखा रहेगा। उस पोषण मटके में लोग जाएं जो सक्षम हैं, कैपेबल हैं, वो जाके उसमें जो भी उनको देना हो, खाना देना हो, फल देना हो, अनाज देना हो, वो सब उसके अंदर दे सकते हैं। तो इसके माध्यम से, इस पोषण मटका के कॉन्सेप्ट के माध्यम से करीब 178 टन खाद्य सामग्री जो है वो कुपोषित बच्चों के परिवारों को प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप जो है वो सरकार ने लिया है। पोषण वाटिकाओं की स्थापना भी की जा रही है, जिनमें 65,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना की जा चुकी है। ध्यान रखिए, ये नंबर आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए, ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में 1000 भवनों का निर्माण, जो मतलब आंगनबाड़ियों के लिए, कई आंगनबाड़ियां ऐसी हैं जो किराए के कमरों में चल रही हैं, तो ऐसी जो आंगनबाड़ियां हैं उनके लिए 1000 भवनों के जो निर्माण है वो लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। इसके बाद है मिशन निरामय, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जो इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनने वाला है वो इसी से आपका बनने वाला है। मध्य प्रदेश जो है वो मिशन निरामय जो है वो लागू करने वाली है। क्यों? प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन को विश्व स्तरीय गुणवत्ता तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें विशेषज्ञ परामर्श हेतु हब एंड स्पोक मॉडल, ठीक है, हब एंड स्पोक मॉडल जो है उसके माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके बाद कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो पहले चरण में जनवरी 2021 से जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको निःशुल्क वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। सेकंड जो इसका फेज था उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, जैसे आपके पुलिस डिपार्टमेंट हैं या जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे थे, उनको निःशुल्क टीकाकरण दिया गया फरवरी 2021 में। तीसरा जो चरण है वो 1 मार्च 2021 से प्रारंभ हो गया है। आगे अगर हम बात करते हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग की, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में 100% बनने वाला है आपके लिए। ठीक है, ये ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे आपका इंदौर है, भोपाल है, रीवा है, ये चिकित्सा महाविद्यालय जो हैं यहाँ कर, ठीक है, तो इनमें वर्ष 2020-21 में 165 सीटों की जो वृद्धि है वो हुई है। वर्तमान में 2035 MBBS सीटें हैं, उनको बढ़ाकर 2022-23 तक, ये देखिए 21-22 नहीं है, 2022-23 तक 3250 करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। 3250। अभी फिलहाल कितनी है? 2035। मतलब इतनी सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। अब सीटें बढ़ाने के लिए कॉलेजेस की भी ज़रूरत है। नर्सिंग विद्यालयों की बात करें तो 350 BSc नर्सिंग की सीटें बढ़ा के 810 की जाएंगी। 50 MSc नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 320 किया जाएगा। ये लक्ष्य जो है वो रखा गया है सरकार के द्वारा। बात करें 2003 में प्रदेश में मात्र 5 चिकित्सा महाविद्यालय थे। मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज कितने थे? 5 थे। इसके बाद 2009 में सागर में इसकी शुरुआत करी गई, एक और हो गया। इसके बाद कुल 7 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा चुके हैं। ठीक है, इनमें से एक निर्माणाधीन है, 7 खुल चुके हैं, टोटल 8। कुल मिला के कहाँ आपके 9 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाना प्रस्तावित हैं। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? कुल मिला के मध्य प्रदेश में कुछ समय में टोटल 23 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये नंबर। इसमें जो 9 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं वो श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर, सिवनी, ये 9 स्थान हैं जहां पर ये खोले जाने प्रस्तावित हैं। दतिया का जैसे आपका शुरू हो गया है, सागर आपका शुरू हो गया है, शिवपुरी आपका शुरू हो गया है। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो अभी आपके शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी मध्य प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा की जो अन्य विधाएं हैं, पल्मोनरी मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियक मेडिसिन, कार्डियक सर्जरी, इनमें भी जो रीवा, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इनमें सुपर स्पेशलिटी विधाओं की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, इन विधाओं में केंद्रों की स्थापना का कार्य इंदौर, जबलपुर और भोपाल में प्रक्रियाधीन है, यानी कि चल रहा है।
ठीक है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, करंट अफेयर में मैंने इसके बारे में बताया था आपको। इसके अलावा ग्वालियर में टर्शरी कैंसर केयर शीघ्र कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो टर्शरी कैंसर केयर कहाँ पे, ग्वालियर में, और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे, जबलपुर में। याद रख लीजिए, 100% प्रश्न मिलेगा यहां से एग्जाम में आपको, ठीक है। कैंसर के उपचार हेतु 3 चिकित्सा महाविद्यालय हैं, भोपाल, इंदौर और रीवा। यहाँ पर लिनिक उपकरणों की पीपीपी मोड पर स्थापना की जानी प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ की जाएगी लिनिक उपकरण, एक कोई कैटेगरी होगी उपकरणों की जो कैंसर में सहायक होंगे उनकी जांच करने में या उसके क्यूर में, तो ये कहाँ पर करी जाएगी, भोपाल, इंदौर और रीवा में ये प्रस्तावित है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत सरकार कुल मिला के अगर हम देखें तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में विशिष्ट चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 316 करोड़ की एक योजना जो है वो ऑलरेडी प्रगतिरत है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आपको करंट अफेयर में बताए थे, 316 करोड़ रुपए की ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रगतिरत है। इसलिए ये देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई करंट अफेयर बनता है, कोई राशि मिलती है या कोई केंद्र सरकार कोई स्थापना करती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये जैसे दिव्यांगजन के लिए ग्वालियर में आपका एक इंस्टीट्यूट इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। तो ये मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस तरीके का बनाया जा रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार इसमें पैसा लगा रही है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 2021-22 में 15,622 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं हम संस्कृति और अध्यात्म विभाग पर। संस्कृति अध्यात्म विभाग, उषा ठाकुर इसकी मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, और इसमें देखिए बहुत सारी योजनाएं भी पहले से चल रही थी, जैसे आपकी जो मंदिरों का जीर्णोद्धार और उनमें नियुक्त पुजारियों और सेवादारों के मानदेय की योजनाओं को इस बार भी निरंतर रखा गया है। सॉरी। राम पथ गमन अंचल के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही प्रचलन में। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर से संचालित किया जाना है, ठीक है। तो ये इसके लिए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था और रोजगार की। अर्थव्यवस्था रोजगार, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, थोड़ा सा और फिनिश कर रहे हैं इसको, बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक। अर्थव्यवस्था रोजगार में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कृषि की। कृषि में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश आपको पता है कृषि प्रधान देश है, स्टेट है। तो प्रदेश को गेहूं और दलहन उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि अभी 5 बार मिला है। एक्चुअल में इस बार जो है वो न्यूज़ ज़्यादा आई नहीं थी कोरोना के कारण, ठीक है। लेकिन मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था इसके बारे में कि 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को भी मिला है, 6वीं और 7वीं बार भी मिला है, 5 बार मिल चुका था, ठीक है। और मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना भी लागू करी गई है जिसमें किसानों को 6,000 रुपये मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 78 लाख किसानों को अब तक इस योजना के अंदर 8,000 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हो चुकी है। लगभग 78 लिखे हैं, 77 लाख कुछ यहाँ पर थे, हमने बताया था इसके बारे में भी आपको। इसके अलावा इस योजना में एक टॉपअप ऐड किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, वो क्या है, 4,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार इसमें देगी, ठीक है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत। ये थी आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और इसमें किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में शुरू करी गई, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये स्टेट में तो 4,000 रुपये इसमें मिल रहे हैं, यानी कि किसान को 10,000 रुपये जो है वो इन योजनाओं के तहत दिए जा रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक करीब 57,50,000 किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिनमें इनको 1150 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। बाकियों को 2020-21 में लगभग 400 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा। 2021-22 में इस योजना के लिए 3,200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। तो ये रट लो, ये अलग से प्रावधान इस बजट में कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा 25 लाख किसान क्रेडिट कार्डों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें सहकारी
जो बैंक्स हैं उनके कृषकों को 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है सहकारी बैंकों के माध्यम से। 0%, ध्यान रखिएगा। और वर्ष 2020-21 में इस योजना के बजट अनुमान को 4 गुना से अधिक करके, ठीक है, कितना कर दिया गया है? 1000 करोड़ का टोटल प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन कार्यक्रमों के अंतर्गत उथले और मध्यम खड्डों वाली 75,000 हेक्टेयर भूमि के विकास हेतु विशेष प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश ने, सरकार ने बनाया है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का है, वहां पर मृदा और क्रियाशील फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा मध्यकालिक व दीर्घकालिक कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र को स्थापित करना, GIS और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करना, रेज्ड बेड प्लांटर एवं रिज फरो प्लांटर जैसे यंत्रों के सहयोग से करीब 15 लाख हेक्टेयर भूमि में रेज्ड पद्धति का विस्तार, 3000 एग्री क्लिनिक और एग्री सर्विस केंद्रों की स्थापना। मतलब ये सारी चीजें जो हैं इनमें उद्देश्य है जैविक खेती है जैसे उसके क्षेत्रफल को बढ़ाकर 4 लाख हेक्टेयर पहुंचाने का लक्ष्य जो है सरकार ने रखा है। जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए एक और इसमें प्रावधान जो है वो किया गया है। वर्ष 2018-19 का जो लंबित फसल बीमा प्रीमियम राशि का जो भुगतान है वो इस बार किया गया है, जिसके फलस्वरूप करीब 18,38,000 किसानों को 3,262 करोड़ रुपए की बीमा राशि दी जा चुकी है। ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें हम करंट अफेयर्स में भी पढ़ चुके हैं, हमने आपको वहां पर भी बताया था। तो जो हो चुकी हैं चीजें वो ज्यादातर मैंने आपको पहले कवर करा दी, जो होने वाली हैं वो चीजें आपको यहाँ पर ज्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि मध्य प्रदेश ने इस साल देश में सर्वाधिक उपार्जन कर कीर्तिमान स्थापित किया है। किसका उपार्जन किया गया है? गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है, जो पंजाब को पीछे छोड़ के हम आगे आ गए हैं। ठीक है, कितना उपार्जन किया? करीब 1,29,42,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। ठीक है, किसने किसानों से? 15,81,000 किसानों से। कुल किसानों को कितनी राशि दी गई? 24,833 करोड़ का इनको समय से भुगतान इसके लिए किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ 5,86,000 किसानों से 37,26,440 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया, जिसके लिए 6,935 करोड़ का इनको भुगतान भी दिया गया है। साथ ही 3 लाख किसानों को चना, सरसों, मसूर खरीदों के लिए लगभग 3,959 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके इसके लिए मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू की जाएगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना किस सरकार के द्वारा लागू की जाएगी। इसके अंदर क्या करना है, राज्य की जो उपार्जन संस्थाएं हैं जैसे नागरिक आपूर्ति निगम या मार्कफेड, इनको आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अगला जो डिपार्टमेंट है हमारा वो है सहकारिता। तो प्रदेश के लगभग 4,500 प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटराइजेशन कराया जा रहा है। ठीक है, और इस योजना के लिए करीब 20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट हमारा ये आज का आखिरी है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण। उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत उद्यानिकी नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। टिश्यू कल्चर लैब सुविधा पर कार्य किया जाएगा। टिश्यू कल्चर लैब कहाँ पर स्थापित की जाएगी? अभी मैंने आपको बताया था कि नीमच के अंदर ये स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है मध्य प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई उत्पाद कार्यक्रम आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का कार्य तथा मार्केट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी विकसित की जाएगी। ठीक है, ये इतने विभाग हम आधे किए हैं आज। ये हमारा पेज नंबर हो गया है 22। बाकी इसके बाद जितने भी विभाग हमारे बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें वीडियो को। अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं वीडियो पे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।